तो देखिए ये आप सबके इल्म में हो गई, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग कोर्स है, ठीक है। इसमें 6 कुल लेक्चर्स होंगे और 2 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक। तो ये बीसी के हवाले से है और बीसी इट वुड बी योर नॉलेज नॉट समथिंग दैट डिफिकल्ट, राइट। हमारे यहाँ मसला ये चल रहा है कि जो BCRW का जो सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा द वे ऑफ टीचिंग जो है ना वो थोड़ा सा गलत होता है कि उसमें चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, एक लफ्ज पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट्स को फिर वो उस चीज़ की समझ आती नहीं है कि मतलब बात को ये होता है कि एफर्ट स्टूडेंट ज़्यादा करता है, बुक की उससे एक एक चीज़ का पता होता है, लेकिन when conceptual questions are asked तो उसे समझ नहीं आती मैं इसका आंसर क्या है, ठीक। तो इसमें जैसे आपके इल्म में है कि आपको मेन एरियाज का पता होना चाहिए कि भाई ये 5-7 चीजें हैं जिनमें से पेपर में आना है, ठीक। इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंग कि वो चैप्टर कौन सा है, क्योंकि इन चैप्टर्स की नहीं है, मुझे भी लेकिन 20-25 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो इसमें सिर्फ ये कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, तो स्पेशली अगर आपकी थोड़ी सी, अब देखिए कहने को तो ये BCRW का पेपर है, लेकिन प्रैक्टिकली what I have seen most of the students they cannot comprehend the very expression, उन्हें मतलब सवाल की समझ नहीं आती कि सवाल में अगला पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। वो उसका जो तर्जुमा करते हैं वो कुछ और करते हैं, अगला कुछ और कह रहा होता है। तो अगर आप एक चीज को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली फिर उसका आंसर आपने क्या देना, ठीक। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वेदर यू स्टडी फ्रॉम ICMA बुक, तो CA की बुक पढ़े, तो बॉबी की पढ़े, लोजेंस की पढ़े, मर्फी की पढ़े, उन्हें मतलब सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अपनी बात का जवाब चाहिए। और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ज़ाहिर आप क्योंकि सारे जानते ही हैं, इसमें मतलब ये कहना ही गलत है कि जी फलां चैप्टर में से इतना कितने सवाल आते हैं, फलां में से कितने आते हैं। पेपर एक ओवरऑल होता है, ठीक है, उसमें कुछ थ्योरी का भी हिस्सा आ जाता है, कुछ राइटिंग का सेक्शन होता है, इस तरह का मिला जुला स्टाइल होता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताया नहीं, शायद आप में से कुछ जो मुझे जानते हो, नासिर मेरा नाम है, मुझे लोग डॉक्टर नासिर के नाम से जानते हैं। तो बुनियादी तौर पर मैं डॉक्टर हूँ, MBBS, ठीक। उसके बाद लेकिन आई हैड नो एक्चुअली फेयर फॉर दैट फील्ड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने वो डॉक्टरी की जरूर छोड़ दी। तो उस वक्त भी मेरा काम अंग्रेजी पढ़ना पढ़ाना ही होता था, जो मेरी एक अपना शौक की बात। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं यार CSS करते हैं। आई डिड appear in that exam, I was selected, but after clearing the exam I had a feeling कि मतलब यार ये भी कोई मजाक चीज नहीं है। तो CSS करने के बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया। अब क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता था तो थोड़ा सा एक मसला मेरे साथ ये होता था, मुझे कहा जाता था कि आपने MA इंग्लिश किया हुआ है, तो आज से 20-25 साल पहले मैंने नहीं किया हुआ था, तो आई हैड टू गो फॉर दैट और मुझे करना पड़ा। MA इंग्लिश इस तरह हो गया। फिर ICMA में मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 17-18 साल हो गए। तो यहाँ फिर वैसे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा जी कि MBA करें, तो मैंने कहा ओके, आई डिड स्टार्ट। जब एक चीज स्टार्ट करते हैं तो हो ही जाती है, ठीक है। तो इन एडिशन टू दैट कहानी ये है कि मैं तकरीबन 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, फंक्शन इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश कह लें, इंग्लिश ऑफ CSS, इंग्लिश ऑफ IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, बिशमार्क कोर्सेज, ठीक, PMS, CSS, और साथ उसके जो है ये जो BCRW है, ये एक जमाने में शायद आपके इल्म में हो, इसको कहा जाता था BCMBS, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल साइंसेज। ये एक सब्जेक्ट होता था, फिर उन्होंने इसको तोड़ दिया, तो उसको एक को उन्होंने BC बना दिया CA की लाइन में, ठीक है, और एक को BM का नाम दे दिया। ऑलमोस्ट द सेम इज द केस ओवर हियर, हमारे इसमें ICMA में भी तकरीबन वही चीज है। अब उसको उन्होंने एक BCRW कहा जाता है, एक को FM का नाम दे दिया उन्होंने, एक को EM का नाम दे दिया, तो मतलब मुख्तलिफ अंदाज से देखो अच्छे हैं, ठीक। तो बहरहाल मकसद ये कि इसमें
मजीद ये कि मेरी जो है अपनी जो है 5 बुक्स इस टाइम चल रही हैं। 3 जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंग्लिश से रिलेटेड हैं। एक बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर साइंसेज के नाम से और एक उर्दू शायरी। ठीक हो गया। और बाकी जो है उसमें मैं स्टूडेंट्स को अक्सर यही कहता हूँ कि हम अक्सर स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहते हैं, तो उससे जाहिर है ये अंदाजा होता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और क्योंकि बाद में जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हैं वो सारा कोर्स कवर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आना है, या मसलन वेटेज का उन्हें अंदाजा नहीं होता। वेटेज का जो उन्होंने अक्सर मेंशन किया होता है, दे डोंट स्टिक टू दैट मच। ठीक है, एक रफ सा एक होता है टीचर के उसके लिए कि भाई आपने फलां चीज पे फर्ज के इतने घंटे लगाने, फलां पे इतने इतने। बट व्हाट आई हैव सीन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि इसमें आप सब जानते ही हैं कि ज़ाहिर 100 मार्क्स होते हैं। 100 में से जो है 20 मार्क्स आपको पता है राइटिंग के हैं। राइटिंग जो है वो कभी लेटर राइटिंग है, कभी रिपोर्ट राइटिंग है, कभी दोनों लेटर्स आ जाते हैं, कभी दोनों रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कभी एक लेटर और एक रिपोर्ट आ जाती है। ये चीज़ें आपके इल्म में होंगी। लेकिन ये कि ये तो 20 मार्क्स तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो है इसके अलावा जो आपके 80 मार्क्स हैं उनमें भी आप जैसे देख रहे हैं कि उसमें भी राइटिंग में से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यूज में फर्ज किया मतलब ये कहने को तो 20 मार्क्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आई थिंक द थिंग कम्स टू समथिंग लाइक ये तकरीबन 40 to 50 जो मार्क्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राइटिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसमें वो कभी आपको लेटर के हवाले से कुछ सवाल कर लेता है, कभी मेमो के हवाले से पूछ लेता है, कभी रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से पूछ लेता है। तो अगर आप स्टूडेंट कहते हैं जी राइटिंग मेरी थोड़ी कमजोर है, तो राइटिंग कमजोर होने का मतलब ये हुआ कि आपने तकरीबन आधा पेपर तो आपने काबू ही नहीं कर रहे। जो रिमेनिंग आपका पोर्शन है उसमें देयर इज नो फिक्स फार्मूला, उसमें कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने ओवरऑल जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें से उन्होंने एक मिक्स फॉर्म में एक चीज बना देनी होती है। तो फिर आपकी अपनी अपनी लक है कहाँ से वो चीज आपको आती है। ठीक, लेकिन वही मैंने कहा कि प्रैक्टिकली इस बात को ध्यान में रखें कि टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ के चल रही हैं। ये कहना गलत है कि चैप्टर 1 से पूछा गया, चैप्टर 4 से पूछा गया। अब कम्युनिकेशन का फर्ज का टॉपिक है तो उसके जितने चैप्टर्स हैं वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, वो सारे आपस में दे आर इंटरडिपेंडेंट। इस बात को समझने की जरूरत है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंशाल्लाह ये हम अभी बात करेंगे तो I'm pretty श्योर कि आपको चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़रा आपकी एक थोड़ी सी बेस तो पहले ही है ना। वी जस्ट हैव टू पॉलिश रिफाइन थिंग्स अ बिट, हमने थोड़ा वो करना। मेरी जो है अपना इस वक्त जो है यूट्यूब पे एक चैनल चल रहा है विद द नेम इंग्लिश विद अ डिफरेंस। इंग्लिश विद अ डिफरेंस, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसमें मैंने मतलब ये है कि तकरीबन जो है बेसिक के तमाम टॉपिक्स को वहाँ डाला हुआ है। ठीक है, और इसमें स्पेशली जो है वो 2-3 वीडियोज ऐसी हैं जो कि आपको आखिरी दिनों में बहुत फायदा देंगी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन 2-3 वीडियोज का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ शुरू में कि ये आपने एट एवरी कॉस्ट आपने देखनी है ताकि आपका पेपर जो है वो गपशप में निकल जाए। और इन 3 वीडियोज के मतलब 3 पार्ट्स हैं। नाम है CABC ऑल चैप्टर्स, और आगे पार्ट 1, 2 और 3। ये तो मतलब 3 वीडियोस आपने आखिरी दिनों में देखनी ही देखनी। ठीक है, क्योंकि वो सारे उसमें मतलब मैंने कोशिश की है ये क्लियर करने की सवाल इस अंदाज से पूछा जाता है। तो सारी गेम ये थी, एक चीज आपने पढ़ी है उसमें से अगला पूछता क्या है। तो जो व्हाट आई हैव सीन हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि आपको क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में लोग कहते हैं BC का पेपर है, पेपर तो BC का ही होता है, लेकिन ये कि द वे थिंग आर आस्क्ड, फर्ज किया उन्होंने काफी स्टूडेंट से इस तरह के सवाल पूछते हैं कि जी 2 लोग हैं, 2 बंदे हैं,
and they are talking in a hostile fashion. वो बड़े हॉस्टाइल फैशन में बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि whether they are in a happy mood, they are angry, they are upset, या क्या सिचुएशन। अब मुझे बताएंगे इसमें इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बीसी, इसका बीसी से क्या ताल्लुक, कि दो लोग हैं हॉस्टाइल फैशन में बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अब जाहिर है अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश ठीक हो, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब आप जानते हैं दुश्मनों जैसा, और फैशन से मुराद यहाँ अंदाज। तो जब दो लोग दुश्मनों के अंदाज में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू, ये तो आप एक ले फोक भी जानता है कि इसका मतलब हुआ कि जाहिर वो बड़े गुस्से में नाराज हैं, तो आप बताएं इसमें बीसी का क्या ताल्लुक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई डिसाइड कि मतलब थोड़ी सी इंग्लिश की सेंस स्ट्रॉन्ग करें, या अगर इंग्लिश की सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो पेपर में पहले क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, यार मांग क्या है। अक्सर देखा है कि रिपोर्ट राइटिंग में पढ़ के कहा जाता है जी कि आपने जीएम प्लानिंग को एक रिपोर्ट लिखी, तो स्टूडेंट वो इस तरह लिखता है कि जैसे जीएम प्लानिंग आपको लिख रहे, तो वहीं पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा इसको रखें। तो आई थिंक इसमें इंशाल्लाह वी विल किस डिफरेंट एरियाज, हर एक एरिया को हम देखेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पिवट जो है इसका जो महवर है सारी उसका, वो है आपका राइटिंग का सेक्शन। ठीक हो गया। तो राइटिंग में जो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को उन्होंने अक्सर बुक्स पढ़ी होती हैं, तो उनके जहन में फॉर्मेट तक कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि यार है क्या। तो इसमें आपको पता है कि राइटिंग में जो एग्जाम में आपने लिखना है वो दो चीजें हैं। आमतौर पर तो दोनों लेटर्स आ जाते हैं, कभी कभी एक लेटर आता है और एक रिपोर्ट आ जाती है, ये कभी कभी इन रेयर केसेस दोनों ही रिपोर्ट्स होती हैं। तो लेटर की हद तक तो एक हद तक व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट को थोड़ा सा आइडिया होता है, लेकिन रिपोर्ट की हद तक तो बस दे जस्ट वो, बल्कि बाद बुक्स में उन्होंने बड़ा इस तरह दिया हुआ कि जैसे जैसे हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इम्ब्रोलियो, वो जी खिचड़ी सी बन जाती है, पता नहीं चलता कि यार ये रिपोर्ट जो है इसका सही फॉर्मेट है क्या। बल्कि कई बुक्स में उन्होंने फॉर्मेट इतने अजीब अंदाज से दिया हुआ है कि वो डिफरेंट फॉर्मेट्स का एक मिक्सचर सा बना दिया। तो इसलिए मतलब ये कि अगर एक चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही तो सीधी सी बात है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी अगले आपने बात की और अगले को पता लग गई। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम बिस्मिल्लाह करते हैं। वी आर गोइंग टू टेक स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग। राइटिंग में जो लेटर राइटिंग है, दो तीन इसमें चीजें हैं, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक, कभी कभी मेमो राइटिंग, और अभी जो उन्होंने थोड़ा सा कोर्स बदला उसमें प्रपोजल राइटिंग भी बीच में उन्होंने डाल दी, वो बता खुद एक रिपोर्ट ही की टाइम। ओके, तो आई थिंक इसमें, और एक बात ध्यान में रखिए कि मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि जो बातें मतलब मुतल्लिका मौजूद थोड़ी हट के होती हैं, व्हाट वी कॉल डिग्रेशन, लोग समझे टाइम ज़ाया हो रहा है, तो हालांकि वो चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बुक से कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें कोई ऐसी बात हो रही होती है कि उन्होंने पेपर में असल में पूछनी है। ठीक है, क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ के जब कोई सवाल पूछते हैं तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जैसे टाइम ज़ाया हो रहा है, हालांकि वही जो पेपर होता है जो बात से बात निकलती है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन रूटीन एक्चुअली। हाँ, बहुत। मेरा ख्याल हम बिस्मिल्लाह करते हैं। इसका ज़रा अब सबको पता है इसमें कोर्स आउटलाइन ये उसकी जरूरत नहीं है, तो हम राइटिंग से बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं। ठीक, और राइटिंग में किसी से भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेटर राइटिंग से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपने जहन में ये रखना है कि लिखने की हद तक तो आप थोड़ा बहुत लिख ही लेते हैं ना। लेटर जाहिर है आप बचपन से लिख रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू कि आपके जी के लेटर लिखना ही नहीं आता। लेकिन बात जो हो रही है गड़बड़ ये होती है कि आपके जहन में कुछ होता है, बट व्हेन यू एक्सप्रेस दैट थिंग दैट बिकम्स समथिंग डिफरेंट। माइंड में कुछ है और लिख कुछ देते हैं, तो जाहिर है अगलों को तो उन्होंने देखना है कि आपने वहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें एक तो इसका बेसिक फॉर्मेट है, और इसके साथ जो एमसीक्यूज वगैरह है, हम दोनों एरिया को इकट्ठा लेके चलें। ठीक, लेटर जस्ट अ मिनट, काम करना।
आगे ठीक है, अच्छी बात है। इंशाल्लाह आने के लिए अल्लाह खैर। 2 घंटे करना तो सबर करे 10 से सबर करे 10 ओके जी, सॉरी। सो आई वाज सेइंग कि लेटर राइटिंग में, और इसमें एक और बात ध्यान में रखिए कि कम्युनिकेशन में अक्सर कहा जाता है कि इसको यू आर सपोज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक। तो वो तो दैट्स नॉट अ बिग जॉब। मैं मतलब रूटीन में प्रेजेंटेशन की क्लासेस वगैरह रूटीन में लेता हूँ, अलहमदुलिल्लाह से बताया 3 बुक्स मेरी अपने। लेकिन यहाँ हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी पे रोक डालें या उस तरह। कम्युनिकेशन का बुनियादी मकसद ये है कि कम्युनिकेट। अगर मेरी एक बात जो है उसमें पढ़ के इंग्लिश इटसेल्फ बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस, इंग्लिश ही रुकावट बन जाती है, तो मेरा ख्याल मेरे पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं, ठीक। इसलिए लेटर राइटिंग में अब इसमें एक तो हम इसका कुछ जनरल बातें कर लेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की बात पूछी जाती है उस चीज को अपने माइंड में रखना है। और ये मतलब ये फीडबैक बेस्ड बातें होंगी, ये किसी ने सुनाई बातें नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे पेपर दे चुके हैं, तो आपको तो तकरीबन पूरे पेपर का 100% अंदाजा होता है। ओके, अब लेटर राइटिंग में इसमें जो हम इसकी स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसके बात कर लेते हैं पार्ट्स। इसमें से काफी कुछ हो जाता है, तो व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेटर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो जाहिर है आप में से किसी से भी अगर पूछा जाए कि भाई लेटर के पार्ट्स क्या हैं, तो आप सब जानते हैं जी कि फ्लां होता है जी, ऊपर जो है वो जहाँ से आप भेज रहे हैं उनका नाम होता है ना, तो फिर सब्जेक्ट होता है, नीचे जिसको लिख रहे हैं उसका नाम होता है, थिंग लाइक दैट। इसको हम थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं पार्ट्स को हम 2 अंदाज से ले लेते हैं। कुछ को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पार्ट्स, स्टैंडर्ड, ओके, और कुछ को हम कहते हैं ऑप्शन। ये अभी हमने लेटर लिखना शुरू नहीं किया, हम सिर्फ उसके पार्ट्स का थोड़ा सा खाका बना लें, फिर उस तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड ऑप्शन पार्ट्स, क्लियर। अब स्टैंडर्ड पार्ट्स से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड इज समथिंग जो कि बिल्कुल ही पक्की हो। इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड पार्ट से मुराद दोज पार्ट्स हैं लेटर के, वो हिस्से जो कि हर लेटर में शामिल होते हैं। वी कॉल देम स्टैंडर्ड पार्ट्स, दोज पार्ट्स ऑफ लेटर दैट आर ऑलवेज देयर, जो कि हर लेटर में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड पार्ट। कभी कभी आपसे यही बच्चों वाला सवाल पूछ जाते हैं स्टैंडर्ड पार्ट्स को और क्या कहते हैं। हम कहते हैं हम इनको कंपल्सरी पार्ट्स कहते हैं, कंपल्सरी पार्ट्स, ठीक हो। कभी कभी हम इनको स्टैंडर्ड पार्ट्स हम कहते हैं इसेंशियल पार्ट्स। ये वैसे उन्होंने डिफरेंट नेम्स पॉइंट किए हुए, ठीक है, इसेंशियल पार्ट्स। या कभी कभी थोड़ा सा लफ्ज मुश्किल कर लेते, कहते हैं मैंडेटरी पार्ट्स। मैंडेटरी ऑल ऑफ यू नो, मैंडेटरी इज समथिंग दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, दिस मैंडेटरी ओवर सर्टिफिकेट में, ठीक है, लास्ट में। इस तरह का कोई आपसे पूछ सकता है, एक सवाल इस तरह से पूछ देता है मतलब इसका दूसरा नाम क्या है। या फिर एक पेट क्वेश्चन ये होता है कि स्टैंडर्ड पार्ट्स और ऑप्शन पार्ट्स में फर्क क्या है। जाहिर है आप सबको पता ही है कि स्टैंडर्ड पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो कि हमेशा होंगे, कोई भी आप लेटर लिखेंगे अपने ये चीजें उसमें होनी ही होनी। और ऑप्शनल, एज यू नो, ऑप्शनल इज समथिंग दैट माइट और माइट नॉट बी देयर, हो भी सकती है और नहीं। तो ऑप्शनल पार्ट्स कौन से होंगे? जी जी, हम कहते हैं वो पार्ट्स हैं जो कभी होंगे कभी नहीं, ठीक। अब इसमें रूटीन में जो आपको लेटर लिखना है उसमें हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है इन पार्ट्स की, स्टैंडर्ड पार्ट्स की, ठीक। और ये जो ऑप्शनल पार्ट्स हैं इनमें से एमसीक्यूज वगैरह काफी पूछे जाते हैं, ठीक। तो वैसे रूटीन में ये जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शनल पार्ट्स की आपको जरूरत पड़े, तो इसलिए हम जो है स्टैंडर्ड पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए लेटर का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। ओके जी,
स्टैंडर्ड पार्ट्स को जेन में रख के हम जो है वो ये ऑप्शन पार्ट्स हैं उनको बाद में देखते हैं, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद इस वक्त जो है ये है हम दो एरिया पे फोकस कर रहे हैं। एक तो ये है कि लेटर जो है अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिख से ही लें, क्योंकि आप ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली क्लियर दिस राइटिंग सेपरेटली। पहले एक था कि शायद ये 20 नंबर आपने अलहदा पास करने हैं, 80 अलहदा करने हैं, तो फिर अब ऐसा कुछ नहीं है। टोटल मार्क्स में से आपने क्या करना है, ठीक है, 50 मार्क्स लेने हैं। लेकिन ऑब्वियसली मार्क्स 20 हो या जितने भी हो, हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो हम इस एरिया को छोड़ तो नहीं सकते ना। ये 20 नंबर है, मैं 80 में से ले लूँ। अगर आप 80 में से बढ़ के पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 100 में से थोड़ा सा आपके पास मार्जिन होता है फर्क। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपको कोई भी लेटर आए, इन मोस्ट ऑफ द लेटर्स हम क्या करते हैं आपके लेवल पर खास तौर पर जो पार्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं। और स्टैंडर्ड पार्ट्स में यानी कि यूँ समझ लें कि आप लेटर के हमने क्या कुछ लिखना है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब आपने तो थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह थिंग्स डन। पहली बात ये कि नंबर 1 है, इसमें बात मैं कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पार्ट्स, यानी कि जो आपने एग्जाम में लिखना है जिस अंदाज से। स्टैंडर्ड पार्ट्स में पहली चीज क्या है, उसे हम कहते हैं आउटसाइड एड्रेस। आउटसाइड एड्रेस, ठीक है। या बाद का इसका दूसरा नाम है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस, in simple word we call it sender's address. Sender's address. अब ये भी तकरीबन जो है एक पक्का क्वेश्चन है, वो कहते हैं आउटसाइड एड्रेस। देखिए द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन दो स्टाइल से सवाल पूछा जाता है। पूरे पेपर में ये स्टाइल सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। वो एक चीज की या तो डेफिनेशन देता है और कहता है जी ऊपर जो चीज लिखी हुई है उसकी सही डेफिनेशन कौन सी, एक ये स्टाइल है। और सेकंड ये है कि एक सिनेरियो सा बनाते हैं। सिनेरियो ऑल ऑफ यू नो, सिनेरियो का मतलब होता है छोटा सा मंजर, ठीक है, छोटा सा मंजर। जैसे एक सीन में डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, एक छोटे से मंजर को हम कहते हैं सिनेरियो। क्लियर? तो सिनेरियो में ये है कि मतलब प्रैक्टिकली से मुराद लेते हैं कोई भी सिचुएशन। हम कहते हैं सिनेरियो आपको समझ आ नहीं रहा, आप ये आंसर क्या दें, ठीक। लफ्जी मतलब है लिमिटेड सीन, तो प्रैक्टिकल मीनिंग है एनी गिवन सिचुएशन, सूरत हाल क्या है जिसका आपने लिखना है। ओके, अब वही आपसे ये कह रहे याद रखिएगा जी आउटसाइड एड्रेस क्या होता है, ये रिटर्न एड्रेस क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, ठीक। तो या फिर वो एक सिचुएशन देगा और उसमें कहेगा जी फर्ज किया जी आईसीएमए वालों ने, ठीक है, आई कैब वालों को फर्ज किया, आईसीएमए के डायरेक्टर साहब ने आई कैब के डायरेक्टर को एक लेटर लिखा है किसी भी हवाले से, किसी इशू के हवाले से। तो आप बताएं कि मतलब ये है कि जहां से लेटर लिखा जा रहा है उसको हम क्या कहें, उसका नाम क्या है। तो आप देख लो इसमें आउटसाइड एड्रेस का सिंपल फार्मिंग मुराद ये है कि वो जगह जहां से लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें, थिंक शुड बी 101% क्लियर, ठीक। आउटसाइड एड्रेस से मुराद हम लेते हैं द प्लेस the letter is being written from, place the letter is being, जहां से लेटर लिखा जा रहा है वो आपका आउटसाइड एड्रेस। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आउटसाइड एड्रेस से इसका मतलब बाहर जा रहा है, तो इधर ही सवाल गलत करके आते हैं। आउट का मतलब बाहर ये इसको भिजवाया जा रहा है, ऐसा नहीं, जहां से लिखा जा रहा है ये चीज होगी आउटसाइड एड्रेस। अब इसकी शक्ल क्या बनती है आउटसाइड एड्रेस की, तो फर्ज किया आपने मतलब ये कि यही मिसाल देते हैं कि फर्ज किया आईसी में लाहौर से आप किसी को लिख रहे हो, सिंपल सा पैटर्न क्या होगा आउटसाइड एड्रेस का जी। पहले आप उसका डेजिग्नेशन देंगे, क्या हम कहेंगे जी फर्ज किया डायरेक्टर सेंट्रल रीजन, ये वो और आगे एड्रेस दे देंगे क्या जो भी है, मतलब ये कि 14 फिरोजपुर, इट इज जस्ट बाय द वे राइट रोड, आगे लाहौर। अब इसमें ये है कि मतलब
एक जमाने में ये सब भी यहाँ इसमें इसको कॉमा लगाएं, इसको कॉमा, वो चीजें अपने बच्चों की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपने जाहिर कंप्यूटर पे ये चीजें लिखनी तो उसकी ये चीज बेशक ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये लिख देना है। अब इसमें अक्सर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आउट से एड्रेस आमतौर पर कितनी लाइन में लिखा जाता है। देखिए सवाल वैसे पूछते हैं, स्टूडेंट ने एक चीज क्लियर की होती है लेकिन उसे इस चीज का आइडिया नहीं कि ये दबे उन्होंने पूछना क्या है, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहें। मैं अक्सर इंग्लिश में हमने क्लास में इस्तेमाल करते हैं शॉल, SHOAL। शॉल से मुराद होता है कि अनसीन डेंजर, कुछ छुपा हुआ खतरा, कोई ऐसी चीज जो कि नजर नहीं आ रही लेकिन है। तो हमें इन शॉल्स को फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए कि यार उन्होंने क्या पूछा, ठीक है। दे आर लीस्ट कंसर्न वेदर वी हैव स्टडीड दिस बुक दैट बुक। वो कहते हैं जो मर्जी आपने लेक्चर सुने, यूट्यूब से सुने, किसी ने आपको घर पे आके पढ़ाया, किसी इदारे से लिए, वो कहते हैं हमें इससे ताल्लुक नहीं, ये चीजें बताएं इसका आंसर। ओके, तो ये जो है आपने इसमें मकसद ये सवाल पूछते हैं कि जनरली स्पीकिंग जो है कि कितने इसमें लिखा जाता है, ये जो आउटसाइड है तो हम कहेंगे 3 लाइन, 3 लाइनों में लिखा, ठीक। तो सवाल बच्चों वाले ही पूछते हैं लेकिन दे डू आस्क, ठीक, 3 लाइनों ये आपने लिख दिया। और ये समझिए कि लेटर के स्टैंडर्ड पार्ट्स में पहली चीज क्लियर। अब थोड़ा सा आगे जाए, अब मैं इसको थोड़ा साल से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज पूछते हैं वो उस बात को आपने माइंड में रखना है और आगे इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। नंबर 2 पे अगर आप जाए, नंबर 2 जो है वो क्या है आपका, जाहिर है जो आपने लेटर लिख रहे हैं किसी को भिजवाना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे लिखा जा रहा है, जिन लोगों या जिस फॉर्म जिस कंपनी को आप लेटर लिख रहे हैं वो इनसाइड एड्रेस है, यानी कि जिसे लिखा जा रहा है, सिंपल समथिंग लाइक दिस, या इंग्लिश में आप जैसे मर्जी कह दें, द प्लेस, द कंपनी द लेटर इज बीइंग रिटन टू, जिनको आप लिख रहे हैं वो आपका इनसाइड एड्रेस है। और ये अक्सर वो आपसे पूछता है कि इनसाइड एड्रेस क्या होता है, या एक सिचुएशन दे के वो कहेगा जी कि फर्ज किया आपने एक लेटर लिखा था फलां कंपनी को, और बात बात होता है कि वो सवाल इस तरह पूछा जाता है लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है, एक लंबी चौड़ी कहानी होती है, असल जो मतलब की बात होती है वो छोटी सी होती है। एक अमेरिका की एक कंपनी है, उसने फर्ज किया जी कनाडा की एक कंपनी को, उनके दरमियान जो है आपस में रबते रहते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा, आगे से जवाब नहीं आया, ठीक है, उन्होंने उनको दोबारा लेटर लिखा, फलां हुआ। तो आप ये बताएं कि जिस कंपनी को उन्होंने लेटर लिखा था वो कंपनी का जो एड्रेस है दैट इज कॉल्ड आउटसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, नाम उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे जाहिर है जी उसे इनसाइड एड्रेस कहेंगे जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक। और जाहिर है इनसाइड एड्रेस जो है ये आउटसाइड एड्रेस से अहम होता है। उसकी वजह ये है कि आउटसाइड एड्रेस तो ऑल ऑफ यू नो कि वो तो आपके पास आमतौर पर लेटर हेड पे लिखा ही होता है, कंपनी का नेम, मेल, फैक्स, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर, वो लिखी होती है ना, तो वो तो एक लिहाज से उसको बाद में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ये चीज जरूरी है। इसमें भी वंस अगेन स्टाइल वही रखना है आपने, 3 लाइन, 3 लाइन लिख देते हैं, वही स्टाइल के पहले ऊपर लिखते हैं डेजिग्नेशन, नीचे देने के एड्रेस। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये कि आप डेजिग्नेशन के साथ उस बंदे या बंदी का नाम भी लिख देते हैं, ठीक है ना, इस सूत्रों में बट क्या कहते हैं मिस्टर GM प्लानिंग, तो कभी कभी नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ठीक हो गया। तो इसमें कोई ऐसा आप पेपर में कम से कम कुछ भी ना करें, फॉर्मेट का तो 100% ओके करें ना, ठीक है। ये जो होता है जो कि मैंने पेपर ठीक किया था और मैं पता नहीं कैसे फेल हो गया हूँ, ये सब नॉनसेंस होती है कि उनके आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, उन्हें क्या पता कि आप कौन है मैं कौन। तो इसलिए थिंक टू चेंज ऑन योर परफॉर्मेंस, बात सारी अपनी परफॉर्मेंस की है, इट इज ओके इन द फाइन, ठीक। अब कभी ये सोचा आपने कि मतलब ये कि 100 नंबर का पेपर है, उसमें अगर आधा पर्चा आप गलत भी करें आप फिर भी पास हो, 100 में से आपने यू हैव टू 50 मार्क्स, 50 लेने हैं ना, आधा पर्चा आप गलत कर रहे हैं फिर भी आप पास होते हैं, और लोग कहते हैं जी मैंने पूरा ठीक किया था फिर भी फेल हो गया। ये तो अजीब साइंस। ओके, कि नंबर 2 हो गया स्टैंडर्ड पार्ट्स में।
इसके फौरन बाद फिर तीसरी चीज आती है कि आपने इनको इस तरह करना कि जैसे ऊपर से नीचे इन सब को, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, इन सबको लेफ्ट साइड पर रख लें, ठीक है, क्योंकि लिखने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। तो लेफ्ट साइड पर जब हम रखते हैं तो उसे हम टेक्निकली आपको पता ही होगा कि हम कहते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल। फुल ब्लॉक स्टाइल राइटिंग का वो स्टाइल जिसमें आप जो कुछ भी लिखते हैं चीजें वो सारी की सारी लेफ्ट पर रखते हैं, ठीक। और इसमें वन थिंग, एक और बात ध्यान में रखनी है कि बाद स्टूडेंट बड़ी चाइल्डिश सी मिस्टेक कर आते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ इनसाइड एड्रेस या आउटसाइड एड्रेस, हमने ये अल्फाज नहीं लिखा। We are not supposed to write outside address, inside address. ये तो हम अपने कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहे हैं कि ये फला होता है, क्लियर? हाँ, ये नहीं लिखना। लेकिन जो तीसरी चीज जो है इनके बाद आएगी वो है सब्जेक्ट। ये आपने लिखना है। अब सब्जेक्ट से मुराद है उसका मौजूद। अब इसमें वो सवाल कैसे उठाता है, कहते हैं सब्जेक्ट या हम यूं लिखते हैं या हम यूं लिखते हैं SUB, या हम इस सारे को बड़ा करते हैं। एक तो यही सवाल पूछ लेता है कि बताएंगे कि मतलब ये है कि सब्जेक्ट लिखने के क्या क्या स्टाइल है। हम कभी लफ्ज सब्जेक्ट हम लिखते हैं या SUB लिखते हैं सर, ये सारे को कैपिटलाइज फॉर्म में लिखते हैं, ये तीनों ठीक। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपने सब्जेक्ट में जो लिखा इसमें अक्सर कहते हैं इसमें से थोड़ा सा कॉमन स्टाइल कौन सा, लेकिन पेपर में सवाल का अंदाज क्या होता है, 3-4 स्टाइल बनते हैं कि कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज अनकॉमन, कौन सी चीज कॉमन नहीं है, कौन सी चीज अनकॉमन नहीं। इस तरह थोड़ा सा तो बात में स्टूडेंट के माइंड में अब जो है चीज भी सही होती है, लेकिन वो द वे ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग वो गलत होता है, सवाल ही गलत समझ आता है तो आंसर कहाँ सही है। अब इसमें वो सवाल आपसे अक्सर ये पूछते हैं, बताएंगे कि इनमें से ये लिखने के ये अल्फाज हम लिखते हैं ये इनमें से अनकॉमन कौन सा, अनकॉमन, ठीक। और ये दोनों इक्वली कॉमन है, दोनों ही हमने जब भी सब्जेक्ट लिखना है कि किस मौजू पर लेटर लिखा जा रहा है, या इन दो में से एक ले लेते हैं या ये। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछते हैं कि सब्जेक्ट जब आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखते किस स्टाइल से। एक सवाल स्टूडेंट कहते हैं, ये क्या सवाल है कि सब्जेक्ट लिखते किस स्टाइल में। तो सब्जेक्ट हमेशा जो है वो प्रोसेस की शक्ल में लिखा जाता है, एक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जाता। ये चीज नहीं होती, ये चीज होती है। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपने ये नहीं कहना जी कि फर्ज किया जी कि फलां चीज करो, हमने ये नहीं कहना जी फर्ज किया जी इम्प्रूव द टीचिंग स्टैंडर्ड। ये तो लग रहा है एज इफ यू आर, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। एक्शन पे फोकस नहीं करना बल्कि आपने प्रोसेस पे करना है। मसलन हम कहते हैं इम्प्रूविंग द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ राइट कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। एक्शन नहीं, ये कभी कभी पूछता है कि कौन सा स्टाइल बेहतर है, फर्ज के 3-4 देंगे मगर 2 में एक्शन का स्टाइल हो कि जो है चेंज द टीचिंग स्टैंडर्ड, इम्प्रूव द टीचिंग स्टैंडर्ड। तो ये तो आप कहते हैं ऑर्डर दे रहे हैं, ये नहीं करना बल्कि प्रोसेस की बात करनी है, इम्प्रूवमेंट एंड या इम्प्रूविंग द इस तरह, ठीक। अब इसमें जो अगली चीज वो आपसे अक्सर पूछते हैं वो ये है कि सब्जेक्ट आमतौर पर कितनी लाइन में होता है, कितने वर्ड्स में होता है। तो इसका कोई ऐसा एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं है, एक कहा जाता है 4 to 7 वर्ड्स, 4 to, ठीक है। ये सारी चीजें राइटिंग में भी जरूरी है और MCQs में तो आपको पता चल जरूरी है कि तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ने सिर्फ फॉर्मेट ज़हन में रखा होता है और जाके अल्लाह के रास्ते में चला जाता है, जब सवाल देखते होते हैं सवाल क्या है, सवाल ही समझ नहीं आता जवाब क्या देना। 4 to 7 वर्ड्स होते हैं जनरली। और इसमें मतलब वो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि जी आपने जब ये लिखा है, फर्ज किया, देखिए फर्ज किया मैं इसको लिखता हूँ कि सामने ये मैंने लिखा सामने, और ये लफ्ज लिखना है, मैंने ऊपर कहा था ये नहीं लिखना है, इनसाइड एड्रेस आउटसाइड एड्रेस का लफ्ज नहीं लिखना, लेकिन ये इनमें से कोई एक लिखना है। अब सब्जेक्ट फर्ज किया आपका क्या है जी, जी फर्ज क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट आपका द न्यू कोड ऑफ कंडक्ट, द न्यू कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नया, फर्ज के ये सब्जेक्ट, क्लियर। अब इसमें आप एक बात पर गौर करेंगे, इसमें मैंने किया
इसमें वो आपसे 3-4 जगह कहेगा जी इसमें से बताएं सही सब्जेक्ट की जो है पैटर्न किसमें है। तो इसमें मैंने जो कीवर्ड्स उनका फर्स्ट लेटर मैंने क्या कर दिए, उसको कैपिटलाइज फॉर्म में, ठीक है। जिसमें मेन बात जितने भी थे ना, न्यू, फॉर, कंडक्ट, उसके फर्स्ट लेटर को मैंने अपर केस में लिखा, कैपिटलाइज फॉर्म। क्लियर? द सेकंड थिंग इज इन दिस केस तो आपसे पूछते हैं कि वेदर वी हैव टू अंडरलाइन दिस थिंग और नॉट। तो इसमें जब हम इस तरह लिखेंगे तो जो कुछ भी हम लिखेंगे उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता है नहीं है, दैट्स अनदर कप ऑफ टी, लेकिन आपके एग्जाम की हद तक हम उसको अपने माइंड में रखना है कि जब हम इस तरह लिखें, ये लिखें या फर्ज किया ये लिखें, मैंने दोनों ने लिखने मीन्स एक, उस सूरत में हमने अपर केस में लिखना है, कीवर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है, बड़ा लिखना है, और देन यू हैव टू अंडरलाइन दैट। क्लियर? ओके। सेकंड जो है फर्ज के ये हो, अगर हम इस सूरत में लिखें तो फिर ये स्टाइल होगा, हम लिखेंगे एसक्यूबी और उसके में हम विल कैपिटलाइज द होल स्टफ, हम सारी चीज को कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब सारे लेटर्स को बड़ा कर देंगे। समझ आ रही बात? ये देखिए द न्यू, ये कोड, या अभी जो कुछ हम इस सारे को बड़ा देंगे। क्लियर? इस सारे को हमने, अभी दोनों ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ये कि ये स्टाइल जरा कॉमन है, ये थोड़ा सा अनकॉमन। एंड द सेकंड डिफरेंस इज जो आपसे पूछता है, लेकिन सवाल मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, तो थोड़ा सा हम सवाल को आगे पीछे करते हैं, और स्टूडेंट अगर उसमें कोई माइंड इस्तेमाल ना करे तो कहते सवाल पता नहीं क्या, हालांकि बात कुछ भी नहीं होती। इस सूरत में ये स्टाइल होगा, लेकिन इस सूरत में हमने इसको अंडरलाइन नहीं करना, इसमें आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना और इसमें अंडरलाइन करना, ठीक है। इन विच केस वी हैव टू अंडरलाइन, इसमें हम अंडरलाइन करते हैं, इसमें नहीं करते, ठीक होगा। तो ये मतलब कुछ सवाल जो अक्सर पूछते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो अगली चीज है, हमने कहा आउटसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हाँ एक और बात के बाद का, तो इस सवाल को थोड़ा सा यूं घुमाते हैं, ठीक है। घुमाने को हम इंग्लिश में कहते हैं पैल्टर, ठीक है। पैल्टर होता है कोई गोल मोल बात करना, पैल्टर मीन्स टू से समथिंग, तो गोल मोल बात करना, वाजे बात ना करना। वो थोड़ा सा मतलब इसको कभी कभी ना क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कहते हैं घुमा के पूछते हैं। बस इसमें देखें सब्जेक्ट हालांकि कहने को एक चीज है, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं जो रास के मान लीजिए सब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल पार्ट है, ये कंपल्सरी, ये ऑप्शनल पार्ट है, ये कंपल्सरी है। ये कभी कुछ स्टूडेंट इस टाइम है, हाशिर हैं और शाहिद हैं, रहना। आप मुझे बता सकता कोई, अगर कर सकते हैं मुझसे इस टाइम में कि ये जो है सब्जेक्ट जो है ये इसको लिखना, ये मतलब कंपल्सरी पार्ट्स में आता है या ऑप्शनल में आता है? तो ये देखिए पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि इन थ्योरी में कागजों की हद तक सब्जेक्ट इज स्टिल कंसिडर्ड ऑप्शन। अगर जैसे ना बचपन से जैसे पढ़ रहे हैं, आई.कॉम बी.कॉम वगैरह पढ़ा होगा, सब्जेक्ट थियोरेटिकली अब भी हम इसको कहते हैं ऑप्शनल, ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली सब्जेक्ट जो है ये कंपल्सरी हो चुका है। नहीं समझे बात? काम से कि अगर वो, अब ये डिपेंड करता है कि आपसे उसने सवाल पूछा कैसे। अगर वो फर्ज किया हम कहते हैं सब्जेक्ट इज थियोरेटिकली स्टिल कंसिडर्ड ऑप्शनल या कंपल्सरी, हम कहते हैं थियोरेटिकली तो अब भी ये ऑप्शन, लेकिन फर्ज किया उसने उसमें थोड़ा सा उस स्टेटमेंट में थोड़े से अल्फाज बदल दिए, वो कहते हैं प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हैज बिकम ऑप्शनल या कंपल्सरी। प्रैक्टिकली तो हम कहेंगे ये बन चुका है कंपल्सरी। समझ आ रही? इसे सवाल को समझने की, अब स्टूडेंट ने एक रटल गया तो सब्जेक्ट तो मतलब ये है जी वो ऑप्शनल है, तो ये नहीं सोचता कि यार अगला पूछ क्या रहा है, ठीक है। लिखने की हद तक कागजों में थ्योरेटिकली सब्जेक्ट इज स्टिल कंसिडर्ड ऑप्शन, बट प्रैक्टिकली इट इज कंसिडर्ड कंपल्सरी। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द वे थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड, मतलब जो सवाल पूछ रहा है उस पर गौर करें अगला क्या है, ठीक है। बात तो होता है कि मतलब एक स्टेटमेंट में कोई एक लफ्ज आने से स्टेटमेंट बदल जाती है। फर्ज के मैं आपसे कहता हूँ यार मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ये कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, बट अभी बट पर स्टूडेंट ने सोचा नहीं है, उसने कभी नासिर साहब कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ाने पर आ जाएंगे,
तो उस बट में ही तो आंसर बदल गया कि यार लेकिन मैंने पढ़ाना था, लेकिन गोइंग टू दिस और दैट प्रॉब्लम मैं शायद पढ़ा नहीं पाऊँ। तो इसलिए सारी बात का गौर करें। तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछते हैं। अब ये नंबर 4 पे अगर आप जाए, इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा हाथ खोलना, ताकि पेपर में ये ना हो कि फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम में बंदे से बाइक सही नहीं चलती, तो बाकी बातें छोड़। ठीक हो गया जी। नंबर 4, और ये हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। यहाँ से हमने आउटसाइड ड्रेस लिखा, फिर हमने इनसाइड लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा। अब सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट थिंग इज, उसे हम क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, नंबर 4 कह लें इसको सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब जैसे आपको पता ही है, किसी को भी रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, ठीक है। जैसे आप किसी को सर कहते हैं, किसी को फर्ज के मैडम कहते हैं, ठीक, या रिस्पेक्टेड सर कहते हैं, कोई भी ऐसा लफ्ज, ये वो आपसे, इसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन। ठीक, तो आपसे पूछ सकते हैं सैल्यूटेशन होती क्या है, या फर्ज की इस तरह की 3-4 चीजें दे के वो कहते हैं जिनमें से कौन सी सैल्यूटेशन है, ये कौन सी नहीं है। तो जिस तरह भी पूछिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते। तो ये आपने सैल्यूटेशन में आपने क्या लिखना है, इस तरह बदला, सर मैडम। हाँ, ख्याल ये रखना कि इसके फौरन बाद आपने कॉमा लगाना लाजमी है, ठीक है। और फर्ज के मैडम लिखा है, जस्ट ऑपरेट कॉमा। कॉमा मतलब आजकल पंक्चुएशन वगैरह नहीं होती इतनी ज्यादा, लेकिन ये कि कुछ जगहों पे आप भी कर देते, ये तो हर हाल में होता है, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद कॉमा, मैडम के बाद कॉमा, सर के बाद मैडम के बाद, ठीक। अब इसमें सैल्यूटेशन में मतलब ये है कि जो एक सवाल अक्सर वो पूछते हैं वो ये है, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी बंदे को लिखना है तो फर्ज क्या आप लिखते हैं जी मिस्टर, हाँ ठीक है ना, हम फ्रीडम होते हैं ना, हम कहते हैं जी मिस्टर खां। किसी बंदी को लिखना है तो हम अक्सर मिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने किसी को लिखना है और उसकी ये नहीं क्लियर के मतलब जो है फर्ज के वो जो खातून है वेदर शी मैरिड और नॉट, ये एक पक्का क्वेश्चन है पेपर का। तो कहते हैं उस सूरत में आप क्या लिखें व्हेन इट्स नॉट क्लियर कि वो खातून आगे जो है वो, ठीक है, शादीशुदा है या नहीं। तो उसके लिए हम इस तरह लिखते हैं एम ओब्लिक एस, एम ओब्लिक एस, ठीक है। इसे कहते हैं मैसेज। मैसेज का मतलब है कि मतलब आपने ये लफ्ज पूरा नहीं लिखना, बस ये लिखना एम ओब्लिक एस। ये अक्सर पूछते हैं, कभी आप मिस्टर लिखते हैं, कभी मिस लिखते हैं, कभी मिसेज लिखते हैं। तो व्हेन इट्स नॉट क्लियर वेदर दैट वेयर अ लेडी इज मैरिड और नॉट, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखिए हम एम, ठीक। ये मतलब अक्सर पूछते हैं पेपर में। और सैल्यूटेशन में जो है, जो अगली आपने लिख दिया, इसके बाद अगली चीज जो है उसको अगला जो हिस्सा क्या है, क्या है, वो है बॉडी एक्टिविटी, ठीक है। और वही बात कि इस तरह का आपने कोई लफ्ज लिखना नहीं, ये ना हो कि सैल्यूटेशन में लिखने और साथ ये भी लिखना, ये लफ्ज नहीं लिखता। बॉडी ऑफ द लेटर जो है ये है आपका, मतलब यहाँ अब हमने लेटर शुरू किया, ठीक। अब इसमें हम अक्सर थोड़ा बहुत सवाल ये पूछ लेते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर, या मतलब विच पार्ट ऑफ, तो कहते हैं लेटर का कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, विच पार्ट ऑफ द लेटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है, जाहिर है उसी में आप सारी बात करते हैं। बाकी तो थोड़ा सा एक पैटर्न है। तो हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर इज कंसिडर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम ये होती है। अब बॉडी ऑफ द लेटर में अगर आप इसको देखें तो इसको लिखते हुए एक पैटर्न ये बनाया जाता है, हालांकि 100% ऐसा नहीं होता। आपको ये तो पता है कि बॉडी ऑफ द लेटर कितनी होती है जी, ये आपको पता ही है ना कि आमतौर इसमें 2 to 3 पैराग्राफ, 2 to 3 पैराग्राफ जनरली। अब इसमें जो है जो पहला पैराग्राफ है उसमें आमतौर पर होता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। दूसरा जो बॉडी का हिस्सा, ये बॉडी के हिस्से की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं मिडिल सेक्शन। और तीसरा जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं टर्मिनल सेक्शन। बॉडी ऑफ द लेटर के मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। बॉडी ऑफ द लेटर हैज 3 पार्ट्स और इंट्रो, मिडिल सेक्शन और टर्मिनल सेक्शन, क्लियर। अब उन्होंने फर्ज किया
ये सवाल काफी स्टूडेंट से पूछा जी, टर्मिनल सेक्शन ऑफ लेटर क्या चीज है? स्टूडेंट कहते हैं टर्मिनल सेक्शन कहाँ से आ गया, लेटर में तो ये कभी सुना ही नहीं। हालांकि टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी, ये इसको बाद में एंड सेक्शन, आखिरी हिस्सा। ठीक, तो मतलब क्या होगा? अब इसमें कई तरह का सवाल पूछा जाता है। एक तो जैसे आप बताया कि ये पूछ लेते, दूसरा ये कि वो कहते हैं जी इंट्रो में, बॉडी ऑफ लेटर में इंट्रो में आप क्या लिखते हैं? कई दफा पढ़ के वो कहते हैं जी फलान चीज लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये हम इंट्रो में लिखेंगे, मिडिल में लिखेंगे या आगे जाके लिखेंगे। तो इंट्रो जैसे आपको समझ आई हुई होगी, इंट्रो होता है तारुफ, इंट्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली इन दैट केस सब क्या लिखेंगे? अब इस चीज को लिखेंगे कि ये जो है, ये जो लेटर जो है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, उसका कोई हवाला देंगे, कोई चीज कोट करेंगे। सपोज यू से कि दिस लेटर, इट इज जस्ट बाय द वे, मिसाल के तौर पर करूं, इज बीइंग रिटन in response to your letter dated this pertaining to this issue, कि फलां मामले पर जो आपका लेटर आया था फलां डेट को, ये लेटर हम उस लेटर के जवाब में लिख रहे हैं, ये इसका इंट्रो हो गया। या वो आपसे हम कहते हैं कि वी आर राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म, ठीक, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ICMA के फलां। तो मतलब इंट्रो में आप उस चीज का थोड़ा सा हवाला देंगे कि आप ये लेटर लिखने की वजह क्या है। या कई दफा आप व्हेन यू अप्लाई फॉर सम जॉब, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो उसमें आप लेटर में क्या लिखते हो कि हम ये, मैं लिख रहा हूँ आपको लेटर, ये आपके दिस लेटर इज बीइंग रिटन विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेली द न्यूज डेटेड फ्रॉम, जो भी आपका जी फलां आपका जो फर्ज किया जो है इश्तहार आया था फलां तारीख, उसके हवाले से मैं आपको लेटर लिखता हूँ। तो आपसे पूछ सकता कि इंट्रो में आप क्या लिखते हैं। और इंट्रो में जरूरी कि एक पैराग्राफ को, इंट्रो माइट बी ऑफ 1-2 लाइन्स, ठीक है, एक रफ सा पैटर्न है कि मतलब 3 पैराग्राफ होते हैं, 1 2 3, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज थोड़ी सी ओवरलैप करती है। मिडिल सेक्शन जो है, ये इज नो सेक्शन इन व्हिच यू गिव द होल डिटेल। मिडिल सेक्शन ऑफ लेटर में आप सारी कहानी बताते हैं जो भी है, असल यानी कि लेटर आपका ये मिडिल सेक्शन। रिजर्व सेट टर्मिनल सेक्शन का आपसे पूछते हैं क्या होता है? टर्मिनल सेक्शन लेटर का आखिरी हिस्सा है, या इसको समझ लेंगे सॉर्ट ऑफ थर्ड पैराग्राफ है। प्रैक्टिकली थर्ड पैराग्राफ बनता नहीं है, लेकिन तकरीबन जो एंड पे आप देखते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें आप उस चीज को जैसे आपको पता है एंड कर रहे हो, फर्ज किया टर्मिनल सेक्शन आप इस तरह भी अल्फाज लिखते हैं जैसे कि मैं आपके जवाब का मुंतज़िर, इस टाइप का, मतलब अक्सर आपने सुना होगा वेटिंग फॉर योर, वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आपके फौरी जवाब का मुंतज़िर, या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मुंतज़िर, और इसके आगे या वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह के कोई भी अल्फाज हो के जिससे हो के, जैसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसका आगे से जवाब देंगे, जवाब आए ना आए, लेकिन यू हैव टू आप लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद जो अक्सर हम उसका एंड करते हैं, ये भी टर्मिनल सेक्शन होगा, हम लिखते हैं विद कॉर्डियल, का मतलब होता है दिल्ली, CORDIAL, विद कॉर्डियल थैंक्स, इसके आगे भी कॉमा लगा, दिल्ली शुड प्ले दिस या विद थैंक्स, ठीक, इस तरह की कोई चीज, ठीक। तो ये मतलब है कि जो भी आपका आखिरी सेक्शन है जिसमें आप एक चीज को एंड कर रहे हैं जी आपके जवाब का मुंतज़िर, शुक्रिया फलां फलां, ये मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी बात जवाब देंगे, ये इस पर यू विल एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, जो कुछ भी। तो ये मतलब आपको बताया कि ये उन्होंने इस तरह का टर्मिनल सेक्शन चीज क्लियर। बाकी तो मतलब ये है कि एग्जाम में अगर आप इस फॉर्मेट को स्टिक करके कुछ भी लिखते हैं, देखिए एग्जाम में की वन थिंग इन माइंड, you are not supposed to use very cumbersome, very heavy English. स्टूडेंट क्या करता है, बाद में कुछ अल्फाज मुकाब कहीं से रटा लगाया होता है, लफ्ज़ों की सेंस क्लियर नहीं होती, वो मोटे मोटे अल्फाज लेके मतलब वो चीज ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो बिजनेस में क्योंकि आपका बेसिक टारगेट है टू कम्युनिकेट, चीज पहुंचानी है, इसलिए इसमें ज्यादा मुश्किल अल्फाज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। अगर इवन इफ यू थोड़ी बहुत मुकाब हमारी भी होती है जाहिर है, जैसे आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी अपनी इसमें 5,000 में चल रही है, लेकिन मैं भी किसी को लेटर लिखता हूँ, ये टारगेट ये होता है कि चीज पहुंचानी है। अगर मेरे किसी लफ्ज से अगले के लिए रुकावट बन रही है तो उसका तो मकसद कोई नहीं। फर्ज किया मिसाल के तौर पर उसने एक लफ्ज से पल्टीट्यूड कहते हैं खूबसूरती। तो अगर आप फर्ज किया मतलब ये आपने लिख दिया, लिखा तो ठीक है,
लेकिन ये लफ्ज बुलाते खुद ही एक रुकावट बन गया है, तो आपके लिए तो फिक्रा बेकार होगा। इसके लिए जस्ट यूज द वर्ड ब्यूटी और समथिंग, ठीक ठीक है। किसी बिजनेस की जो जुबान होती है वो सिंपल होती है, सिंपल रखना है आपका उसको कि बॉडी ऑफ द लेटर के ये हो गए। और फिर वही कि ये भी लिखना, ये फाल में लिखना, ठीक है, इनमें से कोई लफ्ज नहीं लिखना, बल्कि इन पर ये ध्यान में रखते हुए बॉडी शुरू हो गई है तो मैंने इस ऑर्डर में चलना है, शुरू के पैराग्राफ में ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। लेकिन इनमें से कोई कुछ भी नहीं लिखना, ठीक। ये सारी आपने कहानी कर दी, ठीक। और आगे चलो, ये आमतौर पर आपसे पूछते हैं कि भाई जो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर है, ये इसमें और सैल्यूटेशन में कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट किया मैंने, यहाँ लिखा, ये मैंने लिखा सर, ठीक। और स्टूडेंट क्या करते हो, इसके साथ ही इधर से कहानी शुरू हो जाती है, ये इधर से शुरू हो जाता है, ये इधर से शुरू हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कम से कम 2 to 3 लाइन्स स्पेसिंग चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जी, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, बॉडी और सेलिब्रेशन के दरमियान कितना होना चाहिए, खासकर जाहिर है 2 से 3, मतलब ये कि इस तरह होना चाहिए कि बॉडी शुड लुक समथिंग सेपरेट, बिल्कुल इसके साथ मिक्स होकर ना लगे 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 से आप अलग एक चीज लगता है। ये है ना प्रश्न, तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लगे ये गलत है, ठीक। तो ये नहीं करना कि इधर से स्टार्ट करने जैसे। बॉडी ऑफ लेटर के बाद जो अगला जो चीज है जिसे हम कहते हैं, अभी हम वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड पार्ट्स की या कंपल्सरी पार्ट्स। अगली चीज क्या है, अगली चीज तो नंबर 5 जो भी सिर्फ बनता है वो आप देख लें जी, उससे हम कहते हैं, आप सब जानते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सब आपको पता ही है कि इसका मतलब होता है, कभी तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेता हूँ, ये चीज क्या होती है, जो आपने एक चीज एंड करनी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब ये कि आपने वो जो अक्सर नहीं हम लेटर के एंड पे मतलब बॉडी के बाद लिखते हैं कि आपका जैसे आप योर्स हैं फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, ये जो चीज है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। मतलब योर्स फेथफुली, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन रेफर करते थे, योर्स ट्रूली, पर इनके आगे योर्स ओबीडिएंटली, इस तरह का कोई भी चीज जिसमें आप आपका जो ठीक हो गया। अब ये भी हमने लिखा, हमने लफ्ज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं लिखना, बल्कि इनमें से कोई चीज लिखनी है, तो सारे नहीं लिखते, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब पेपर का एक पक्का क्वेश्चन वो ये है, वो आपसे कहते थे कि मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सही कौन सा है, फर्ज के ये मैंने लिखा है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कई दफा होता है वो इस चीज की बजाय फर्ज के ये लिख देता है, जैसे अक्सर लोग करते हैं, इधर लाके अपोस्ट्रोफी डाल दी गई, टी बड़ा कर दी, या फर्ज किया मतलब ये कि इसका वाइब बड़ा कर रही है, ठीक है, और इसमें बीच में कॉमन टाइप चीज डाल दी और ये लिख दी, तो ये सारे गलत। आप ये मतलब अक्सर पूछते हैं कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कौन सा बेहतर है, ठीक। तो आपने क्या करना है, आपने 2 बातों का ख्याल रखना है कि पहला लेटर बड़ा हो, सेकंड लेटर छोटा हो, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज्ड फॉर्म, सेकंड जो है वो छोटा हो, और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना। 2 बातें। तीसरी बात ये कि इसमें आपने कोई कॉमा कॉमा या एपोस्ट्रोफी वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं लगानी, ये देख लें मैंने लिखा व्हाई यूर एस और आई हैवंट यूज्ड एनी एपोस्ट्रोफी एनी कॉमा सब क्लियर। तो ये मतलब ये भी एक पक्का सवाल है कि इनमें से कौन सा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की सही शक्ल कौन सी है, ओके। और इसके बाद अगली चीज लेटर की बनती है वो क्या है, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपल्सरी पार्ट की बात कर रहे हैं, एसेंशियल पार्ट्स कह रहे हैं। इससे अगला हिस्सा, अभी हम बॉडी ऑफ द लेटर के नीचे जा रहे हैं, इससे अगला हिस्सा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से आगे, उसे हम कहते हैं सिग्नेचर लॉ, सिग्नेचर एरिया।
सिग्नेचर ब्लॉक और सिग्नेचर क्रेडिट। ठीक, अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि सिग्नेचर ब्लॉक और सिग्नेचर में कोई फर्क है? तो जाहिर है बहुत फर्क है। सिग्नेचर ब्लॉक में 3-4 चीजें आ जाएंगी, उस बंदे बंदी का नेम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ओहदा जो भी, ठीक है, उस बंदे बंदी का सिग्नेचर आ जाएगा, साइन, दस्तखत, और जो चीज है वो जो स्टैम्प से लगाते हैं वो आ जाएगा। अब देख लें सिग्नेचर ब्लॉक में, सिग्नेचर एरिया में ये 4 चीजें आ गई, और सिग्नेचर तो एक सिंपल दस्तखत होता है। तो इसलिए मैं तो मतलब आपसे पूछ सकता है कि सिग्नेचर ब्लॉक और सिग्नेचर आर दे द सेम, एक ही है, उसमें फर्क है? समथिंग इज ऑलरेडी फर्क। सिग्नेचर ब्लॉक में फर्क की जब आपको पता है जो भी लिखना है आपने, मतलब जैसे आप लेटर एंड करते तो आमतौर पर क्या लिखते हैं ना, उसमें ये एंड फर्क है, अमजद अहमद, ये फर्क किया, नेम हो गया, डेजिग्नेशन फर्क किया, एमडी, हाँ, प्रोक्योरमेंट, ये उनका ये हो गया। और इसके ऊपर आमतौर पर सिग्नेचर होता है, और स्टैम्प जो है वो कभी ऊपर होती है साइड पर। पर ज्यादा सीखने वो नहीं जाते, बात यही पूछेंगे कि सिग्नेचर ब्लॉक जो है वो क्या सिग्नेचर को कहते हैं? हम भी नहीं जी, ऐसा नहीं। ठीक हो गया। और ये है आपके समझने के स्टैंडर्ड डिफरेंट पार्ट्स, ये ही 5। ठीक है, आउटसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, आपको बताया प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली वो भी उसमें आ जाएगा। फिर आपकी आगे सैल्यूटेशन, फिर आपकी आगे बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे क्या अक्सर आपने देखा होगा, लिखा होता है योर्स, नीचे फिर ये लिखा होता है इस तरह। ठीक हो, तो ये है आपके स्टैंड। अब इसमें लिखने की हद तक अगर आप ये पार्ट्स को भी माइंड में रखें तो लेटर तो आप लिख ही देंगे। ठीक, सिर्फ उसमें ये है मुश्किल अल्फाज में लिखना है, लंबे लंबे जुमले नहीं बनाने, सिंपल सी बात करनी है आपका पहले मकसद चीज को। और द मेन थिंग इज कि जो डिग्रेस नहीं करना, मौजूद से हटना नहीं, जो अगला पूछ रहा है उस चीज को ध्यान में रखना कि अगला मान क्या रहा है। अब देखिए मसलन इस समय मैंने एक बात देखी कि उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपने कोई फर्ज का लैपटॉप मंगवाया था एंड दैट लैपटॉप वाज डिफेक्टिव, उसमें गड़बड़ थी, तो आप उनको एक लेटर लिखें कि ये लैपटॉप तो मतलब हमने पैसे दिए तो ठीक नहीं। अब इसके जवाब में स्टूडेंट्स ने जवाब अक्सर इस तरह लिख रहे थे कि जो आपके लैपटॉपों की जो कंसाइनमेंट हमने मंगवाई थी डेटेड फ्लां थ्रू सच एंड सच कंटेनर, उसमें फ्लां है। ये होता है रट्टे का नुकसान। भाई वो आपसे सिंपल सी बात कह रहे हैं कि एक लैपटॉप आपने लिया था, सिर्फ जस्ट 1 लैपटॉप, वो थोड़ा सा उसमें 19-20 है, तो उनको लिखें जी कि मतलब या ये हमें वापस कर दें, इसके पैसे दे दें, या इसको रिप्लेस कर दें, या जो भी है। इस सिंपल सी सिचुएशन को कंसाइनमेंट टू कंटेनर इस पर लेके जाएंगे तो क्रॉस ही करना है। इसलिए जो भी आपसे पूछा जाता है उसमें उस सिचुएशन के हिसाब से रेलेवेंट, जिसे हम इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पर्टिनेंट। ठीक है, पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, जो भी बात करें वो पर्टिनेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। पेपर पास करने का यही राज है, जो बात कहें वो बिल्कुल रेलेवेंट बात, फजूल बातें, मतलब उसने लैपटॉप की बात की, हम कंसाइनमेंट कंटेनरों एयरपोर्ट्स की बातें शुरू हो जाएंगी, ये ठीक है। मतलब जो भी आपसे पूछा जाता है आपने उस तक रहा करें। फर्ज के मैं आपसे कहता हूँ, कोई आपसे कहता है जी कि मतलब व्हाई हैव यू बिकम लेट, आप एग्जाम में लेट क्यों आए, तो उसके जवाब में कुछ स्टूडेंट कहता है जी लेट होने की हजारों वजूहत होती हैं, नेशनल लेवल पे ये हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये हैं। वो कहता मामा आप क्यों लेट हैं, तो उस तरफ स्टूडेंट आता नहीं, और दाएं बाएं की बात करके वो चला जाता है। ठीक, और अगली जो चीज है जैसे मैंने कहा कि वो है क्या आपका, और इसमें से पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखने की हद तक तो 20 हमें स्टैंडर्ड पार्ट चाहिए, लेकिन पेपर की हद तक ऑप्शनल पार्ट्स में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर के जो ऑप्शनल पार्ट्स हैं उसमें से काफी से पूछे। तो मैंने आपको बताया कि राइटिंग का सेक्शन आपने हर हाल में स्ट्रॉन्ग रखना है, आधा पेपर तकरीबन इसी में से आ, बाकी जो है जो पेपर उसमें थोड़ी बहुत बंदे को सेंस होती है, कम्युनिकेशन की थोड़ी बहुत सेंस तो होती है,
ये 7 C's हैं, ये एक्शंस हैं, यूनिवर्सल्स हैं, कुछ ना कुछ आपने बुक्स में पढ़े होगा। ऑप्शनल पार्ट जो है इसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला सा समझ लें, ये इसको जेल में रख लें, RECMP। ठीक, RECMP एक एक्रोनिम है, यानी कि कभी कभी आपसे यही पूछ लेते हैं एक्रोनिम और एब्रिविएशन में क्या फर्क। तो एक्रोनिम ऐसी एब्रिविएशन होती है जिसका जो कि अल्फाज के फर्स्ट लेटर से मिलके बने, जैसे ICM एक एक्रोनिम, पैक एक एक्रोनिम, लम्स एक एक्रोनिम। ठीक है, ये कभी कुछ से पूछा कहते हैं ये क्या सवाल, सवाल ये था कि मतलब ये जो चीज है ये एक्रोनिम है या एब्रिविएशन है। तो एब्रिविएशन तो है ही है, लेकिन चूंकि अल्फाज के फर्स्ट लेटर से शुरू हो रही है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे जितने भी इदारों के नाम में समझने के वो क्या होते हैं, वो एक्रोनिम, ACR। ठीक, ये एक्रोनिम। पर ऑप्शनल पार्ट्स में इसमें आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, इससे मुराद क्या है। आर से मुराद हम लेते हैं रेफरेंस इनिशियल, इनको थोड़ा सा वैसे लिख लें फिर इंशाल्लाह क्लियर कर देते हैं। रेफरेंस इनिशियल, R stands for reference initial, E means employer notation, employer notation। ठीक हो गया, employer notation। C means copy notation, C stands for copy notation। अब इसमें काफी सवाल पूछते हैं। M means mailing notation, mailing आपको नजर तो आ रहा है। एंड P stand for, P का मतलब हो गया पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट। ये मतलब 5-6 चीजें हैं जो कि ऑप्शनल पार्ट्स के हवाले से क्लियर। मतलब क्या हो, अब इसमें से कहीं ना कहीं से उन्हें सवाल उठाना ही उठाना है। ठीक है, मेरा ख्याल शायद कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं इसको इसमें से ना पूछा जाए, वो पूछते ही पूछते। ये जो R मैंने कहा, ये तो वैसे बाय द वे आपको कहा ना कि RECMP एक एक्रोनिम है जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये हम तो कम पूछते हैं, कभी पूछ भी सकते हैं। तो पहली जो R से मुराद है रेफरेंस इनिशियल। अब ये है कि रेफरेंस इनिशियल क्या थी, इससे मुराद सिर्फ ये हम लेते हैं the person who has written that letter, जिस बंदे या बंदी ने वो लेटर कंपोज की है या लिखा है, उसका जो हल्का सा पढ़ के मैंने लिखा और मैं स्टार्ट नहीं एंड लिखा, ये रेफरेंस नहीं। ठीक है, ये रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस वो चीज है। रेफरेंस तो होता है ना, मतलब आप हवाला देते हैं कि मतलब ये प्लान जो है लेटर, प्लान डेट का प्लान, जैसे आपने देखा होगा लेटर में अक्सर REF लिखा होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। रेफरेंस का मतलब है द पर्सन who did compose that letter, who did write that letter, उस बंदे या बंदी के जो दस्तखत का जो इनिशियल आप समझ है, इब्तदाई वो हो। ये हम तो इतना नहीं पूछते, ज्यादातर पूछते हैं इसमें E और C। E stands for employer notation। employer notation क्या चीज है, इट्स वेरी सिंपल, नाम से जाहिर है। employer is from employ, यानी कि जो चीज, और नोटेशन से मुराद समझ लें, अलामत कह लें, निशानी कह लें। ठीक है, एम्प्लॉयर नोटेशन से हम क्या मुराद लेते हैं, those things, those documents that have been enclosed with that letter। लेटर के साथ जो आपने चीजें एनक्लोज की, उसके साथ जो उसमें डाली वो एम्प्लॉयर नोटेशन। ठीक है, इसकी मतलब एम्प्लॉयर नोटेशन से ज्यादा आपको अटैचमेंट का पता है। तो बात को हम एक चीज किसी के साथ जोड़ते हैं, जैसे ऑनलाइन हम जब करते हैं अटैच, तो आपको रूटीन में भी करते हैं, बट ये जो सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट लाइक चीज है, सिर्फ इसका हम अटैचमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एनक्लोजर का करते हैं। एनक्लोजर नोटेशन मुराद है कि मतलब क्या, वो चीज है जो कि आपने लेटर के साथ बीच में डाली है। फर्स्ट क्या, आपने किसी को लेटर लिखा है और उसने आपसे कहा कि हमें जो है ना लेटर में अपना CV भिजवाएं, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भिजवाएं, मार्कशीट भिजवाएं। ठीक है, तो ये 3 चीजें ये एम्प्लॉय नोटेशन में आई, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, योर मार्कशीट, योर CV। ठीक, अब इसमें मतलब सवाल हम इसमें एक और बात समझने वाली, हम इस तरह नहीं लिखते लेटर में, फर्ज करते कहते हैं इसमें से लिखने का स्टाइल कहना मेरे इस तरह लिखते हैं ENC, ये सारा नहीं लिखते बल्कि ये लिखते हैं, उसके बाद हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3।
1 2 3 4 जितने भी हैं, कि वो चीजें जो कि आपने उसके साथ एनक्लोज की हैं, ठीक है। और ये सब कुछ बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे लेटर एंड किया लिखा ना, सिग्नेचर वगैरह कर दिया, उसके बाद ये चीजें इसमें फर्ज की एक सीवी, एक फर्ज की आपकी मार्कशीट, एक फर्ज की आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये इस तरह की जो भी चीज वो आपने लिख दिया, ENCL लिख के एक साथ दे दिया। अब इसमें सवाल वो बात को थोड़ा सा घुमाते हैं। उन्होंने मतलब पिछले उसमें ये सवाल काफी पूछा कि यू वांट टू सेंड सम ऑडिट रिपोर्ट टू सम कंपनी, और उसके लिए आपने लेटर लिख रहे हैं। तो ये जो है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है जो आपने लेटर के साथ भेज रहे हैं, ये क्या है? ये रिपोर्ट है, ये लेटर है, ये एम्प्लॉय नोटेशन है, क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज जो आप लेटर के साथ बंद करें या उसको भिजवाएं, वो एम्प्लॉय नोटेशन है, ठीक है। तो ये ना सर, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है। ऑडिट रिपोर्ट का सवाल नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट यहाँ डॉक्यूमेंट बना है। फर्ज के मैंने किसी को ऑडिट रिपोर्ट भिजवाई, ये तुमने CV की वजह इधर लिखूंगा, ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, मार्केटिंग रिपोर्ट, तो ये चीज बदलते खुद यहाँ एक डॉक्यूमेंट के तौर पर जा रही है। ये कभी कभी मुझे इस तरह के सवाल पूछते हैं जी, यू वांट टू सेंड इनवॉइस, आपने किसी को इनवॉइस भिजवानी है किसी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो इनवॉइस जो है, ये क्या चीज, ये कॉपी नोटेशन है, ये एम्प्लॉयर है, कंपनी जाहिर है जी, एम्प्लॉय नोटेशन, ठीक है। इस तरह सवाल पर आगे पीछे करते हैं। तो इसके बाद लेकिन लिखने का स्टाइल ये है, आपने यूं। अगली चीज अगर आप देखो वो क्या है, दैट इज सी। सी मींस व्हाट? सी जैसे आपको पता है, मैं लिखा कॉपी नोटेशन। Once again, we are not supposed to use these words, right? हमने कॉपी नोटेशन नहीं कहना, ये हमने बॉडी ऑफ द लेटर में इधर हमने करके एम्प्लॉय नोटेशन लिखी है, और इसके आगे नीचे मजीद हम ये लिखेंगे। कॉपी नोटेशन को हम लिखते हैं कैसे प्रैक्टिकली? कभी हम लिखते हैं कॉपी टू, कभी हम लिखते हैं कॉपी फॉरवर्डेड टू। स्टाइल तो कई बन जाते हैं, लेकिन ये दो तीन ज्यादा कॉमन है। ये कभी हम लिखते हैं CC, और आजकल एक थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल ये बना हुआ कि वो है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एग्जाम में तो कम ही इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज हो गई है। इनमें से कोई एक, या ये लिख देंगे, या ये लिख देंगे, या ये लिख देंगे, ये तो हुआ कॉपी नोटेशन, इस तरह हमने लिखना है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट्स मेंट बाय कॉपी नोटेशन, से मुराद क्या है? तो कॉपी नोटेशन कॉन्सेप्ट अपना गलत नहीं करना। स्टूडेंट का मसला ये हो रहा है, कोई चीज पड़ी होती है, माइंड में कुछ होता है, रटा कुछ लगाया होता है, लिख कुछ सकता। तो कॉपी नोटेशन जैसे आप जानते हैं, इसका हम आमतौर पर कहते हैं CC, ठीक है। कॉपी नोटेशन से मुराद क्या है कि आपने एक लेटर लिखा है, एक तो है ना किसी आपने इदारे को लिख दिया, तो कॉपी नोटेशन मीन कि यू सेंड अ कॉपी ऑफ द सेम लेटर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फर्ज के मैंने लेस्को वालों को एक लेटर लिखा है, और मैं कहता हूँ यार इसकी कॉपी जो है फर्ज किया जो है वो वास्ता वालों को भी जानी चाहिए, टीपा वालों को भी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉपी ऑफ द सेम लेटर जो भिजवाई जाती है मुख्तलिफ लोगों को, ये कॉपी नोटेशन। लेटर आपको लिखा है, फर्ज किया ICMA ने फर्ज किया एक लेटर आपको लिखा है, एंड दे सेंड अ कॉपी ऑफ द सेम लेटर टू, वो मतलब हेड ऑफिस में भिजवा देते हैं, या लाहौर के डिफरेंट मतलब कुछ और हमारी जो है सेटअप वहां भी भिजवा देते हैं। कॉपी नोटेशन क्या हुई? लेटर एक ही है, उस लेटर की कॉपी, कॉपी डज नॉट मीन कि उसकी फोटो कॉपी भिजवा देंगे, इससे मुराद ये कि वही लेटर दूसरों को भी भिजवा दिया जाता है। एक दिन मुझे लिखा था, तो मुझे मेरे साथ साथ से कभी फर्ज किया जो फ्लां टीचर को भी भिजवा दो, फ्लां को भी, ये कॉपी नोटेशन। अक्सर पेपर में आपसे ये चीज कॉपी पूछते हैं कि CC क्या चीज? CC जो है कभी कभी कॉमन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है, क्लियर कॉपी होती है, क्या होता है? तो ये तो इट्स वेरी सिंपल, आपको बताइए। CC मीन्स कार्बन कॉपी, किसी चीज की कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। तो ये मतलब पक्का क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाएगा, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, क्लियर हो गया? तो ये आपने और इसको लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने बताया, इनमें से कोई एक स्टार्ट करने फर्ज के मैं लिखता हूँ C, और CC में वंस अगेन वही नंबरिंग हो जाएगी 1 2, जितनों को भी आपने भिजवा रहे हैं। ये भी 4 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 2-3 ही होते हैं। फर्ज के हम कहते हैं हमने ये लेटर लिखा है, किसको लिखा है जी? ICMA के फर्ज के हेड ऑफ कराची को लिखा है, और हमने
कॉपी जो भिजवाई है वो तो अलहदा होगा ना जिनको दिखे, कॉपी हमने बताइए फर्ज किया जी, फर्ज क्या कर दी डायरेक्टर फर्ज किया मुल्तान रीजन को भिजवाई या फर्ज क्या कहते हैं हमने डायरेक्टर भिजवाया, ठीक है, लाहौर को भिजवाई। और इसमें आमतौर पर पीछे नाम भी लिखे मिस्टर स्माइल खान डायरेक्टर मुल्तान रीजन, मिस्टर सपोर्ट आंसर डायरेक्टर, नेम और डेजिग्नेशन लिखा जाता है ताकि थोड़ा सा क्लियर करने लगे। और इसमें हम व्यू भी दो तीन लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादा डेली पूछते हैं फर्ज के वो आप ये पूछ सकते हैं फर्ज की ये चीज, तो ये बताएं ये क्या है, ये कॉपी नोटेशन है, कोई नोटेशन है, ये व्हाट है, ये है क्या, तो हम कहेंगे ये कॉपी नोटेशन है। कॉपी नोटेशन में लेटर एक ही है, उस लेटर की कॉपी जो है आप उन लोगों को भिजवा रहे हैं, गॉट इट, ठीक। और फिर आपको बताया कि ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ई उसी, और आपने रूटीन में जो आप लेटर लिखेंगे एग्जाम में उसमें रूटीन में जो भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इट इज पॉसिबल फर्ज के वो कहते हैं जी लेटर लिखें एंड सेंड a copy of the same letter to such and such person, और फिर कहते हैं जी इसकी कॉपी फर्ज की जीएम बादशाह को भी जानी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे लाइब्रेरी हमें तो ये चीज लिखनी पड़ेगी। ये फर्ज किया आपसे वो कहते हैं जी लेटर लिखें, और लेटर में फर्ज किया वो आपने जो भी आपकी में से डील हुई थी, जो लेन देन हुआ था, परचेज हुई थी, उस मतलब उसकी कॉपी भी साथ भिजवाएं, इनवॉइस की शक्ल में या जो भी आपके पास कोई एक स्लिप वगैरह वो भिजवाएं। तो कहते हैं मतलब उस सूरत में जाहिर आपको वो इंटरव्यू नोटेशन लिखनी पड़ेगी एनसीएल, और उसमें फर्ज क्या कहते हैं जो भी आपका कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट जो कुछ भी है, परचेज ऑर्डर या और जो कुछ तो साथ लिखना। इस तरह सवाल आते हैं। अब ये जो है एम जो है इसमें से आमतौर पर इतना नहीं पूछते, लेकिन अब थोड़ा सा पूछा जा रहा है जो मैंने देखा एम मीन्स, और इसका अक्सर बुक्स में इतना क्लियर कर जिक्र नहीं है। एम मीन्स मेलिंग नोटेशन, हम टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी बात कर रहा हूँ। अब मेलिंग नोटेशन क्या चीज, कोई कहता है जी कि एक मतलब मेल एक ही और अपने 6 बंदों को भिजवा दिए, देखिए गेस्ट वर्क अगर करें तो वो थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जाहिर है जब आप पेपर करते हैं तो आगे जो लोग पेपर चेकर्स होते हैं जाहिर उनका अपना इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपकी चीज देख के विदाउट उसको पढ़े बगैर ही बंदे की फीलिंग्स ही होती है कि यार चीज सही नहीं है, ये गलत, पता लग जाता है, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ाते हैं जरा स्टूडेंट को देख के अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट जो है ये किस तरह का है, अच्छा लग रहा है, दरमियाना से है, कॉन्फिडेंट है, नहीं, वन कैन गेस टू एन एक्सटेंट, इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक। मेलिंग नोटेशन से मुराद हम लेते हैं कि ये वो अल्फाज है, मेलिंग नोटेशन में दोज वर्ड्स जो बताते हैं कि लेटर की नेचर क्या है, यानी कि those words that show the nature of a letter, लेटर की नेचर बताते हैं, ये मेलिंग नोटेशन। those words that show what type of letter is, यानी कि नेचर से मुराद है किस तरह का लेटर है, इससे क्या मुराद है, नेचर ऑफ लेटर से मुराद मेलिंग नोटेशन की शक्लें बनेगी, मतलब फर्ज के आपने देखा हो उससे लिखा होता है क्या कॉन्फिडेंस, ये मेलिंग नोटेशन, ये लव्स मेलिंग नोटेशन, ये लिखा होता है स्पेशल, हाँ ये फर्ज के लिखा होता है अर्जेंट, लिखा होता है, ये लिखा होता है रजिस्टर। ये जो अल्फाज हैं these very words, इन वर्ड्स को हम कहते हैं कॉपी नोटेशन, क्योंकि ये दिखाते क्या हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लेटर दैट लेटर इज, कि लेटर किस तरह का है, कोई खुफिया लेटर है, कोई फॉरेन इमेज का लेटर है, कोई स्पेशल लेटर है, कोई रजिस्टर्ड लेटर है। ये जो अल्फाज हम आपसे पूछ सकते हैं फर्ज किया कि मेलिंग नोटेशन इनमें से मतलब ये है ये जो अल्फाज है क्या शो करते हैं, ये मेलिंग नोटेशन, या हो सकता है कि वो इनमें से इनसे हट के भी लफ्ज डाल के कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन मेलिंग नोटेशन, इनमें से मेलिंग नोटेशन में कौन सा नहीं आता, तो ये जो भी चीज जो बताया कि मतलब लेटर किस तरह का है वो मेलिंग नोटेशन, तो उससे हट के भी लफ्ज है तो उसको हम कहेंगे नहीं हो सकता, क्लियर। तो मेलिंग नोटेशन से मुराद है नेचर ऑफ लेटर, व्हाट सॉर्ट ऑफ लेटर सम लेटर इज, और ये आमतौर पर इस तरह, और ये मतलब सेकंड थिंग इसके बाद ये कहाँ लिखा होता है, आमतौर पर जो आपका एनवेलप है लिफाफे उसके बाहर लिखा होता है, ये आपने अक्सर देखा भी होगा
कहीं लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, कहीं स्पेशल, कहीं रजिस्टर्ड लिखा होता है, या कुछ स्टैम्प सी लगी होती है। कभी कभी ये चीज लेटर की टॉप पे भी लिखी जाती है, लेटर की टॉप पे भी, ये लेटर का स्टार्ट है कि जो लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, ठीक। लेकिन ये आमतौर में कम्युनिकेशन जो है लिफाफे के इस तरह के वर्ड्स होते हैं। बट एग्जाम में दे डोंट डेवलप इनटू दैट, यदि तफसील में नहीं हो जाते तो आप उससे सिंपल से पूछें ये क्या चीज़, तो आप कहेंगे ये चीज़, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, ये कहेगा इनमें से कौन सी मेजर इंप्रेशन है, ये कौन सी। और आखिरी चीज जो रह गई वो है पी। पी मैंने आपको बताया स्टैंड फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट। ये तो काफी ज्यादा पूछा जाता है, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या चीज। ऑल ऑफ यू नो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, स्क्रिप्ट का मतलब होता है तहरीर या राइटिंग। या तो वो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट्स मेंट बाय पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या चीज है। हम कहेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट से मुराद है कि आपने एक चीज लिखी है और उसके लिखने के बाद आपने, मतलब आपके माइंड में आता है कि हमने तो फलां चीज तो बड़ी जरूरी थी वो लिखी नहीं, तो लेटर लिखने के बाद जो आप उसमें भी इजाफा करते हैं, दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी कि लेटर लिखने के बाद जो भी आप चीज लिखेंगे ना, मसलन फर्ज के आपने लेटर लिखा और उस लेटर में आपने लिखा कि मतलब ये कि फलां जो है तो फलां कन्वोकेशन हो रहा है फलां जगह पर, ठीक। तो आपने ये सपोज इट फॉरगेट टू मेंशन द वेरी नेम ऑफ दैट वेरी, मतलब ये फर्ज के लिखना आप भूल गए कहाँ पर होगा। आप आमतौर पर होता है लेटर के एंड पर ये लिख देते हैं, लेटर के एंड नोट, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक। या नोट लिखा होता है, कभी लिखा होता है पीएस पोस्ट में, इसमें आप वो चीज लिखते हैं कि मसलन प्लेस ऑफ कन्वोकेशन है अलहमरा सेंटर लाहौर। पोस्टस्क्रिप्ट का लफ्ज़ी मतलब आपसे ये पूछेगा पोस्टस्क्रिप्ट चीज क्या है, लेटर के बाद में लिखने वाली लिखी हुई कोई चीज। आमतौर पर 2 से 5 अल्फाज होते हैं जिसमें आप कोई डेट लिख देते हैं, कोई प्लेस लिख देते हैं, या कोई चीज पर फर्दर क्लैरिफिकेशन आप लिख देते हैं। यदि मतलब ये है अब कहते जी मतलब आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल लेटर, री राइटिंग द होल लेटर, मतलब दोबारा सारा लेटर लिखने के लिए हम ये इजाफा कर देते हैं, नोट लिख देते हैं, ये पीएस करके बाहर लिख देते हैं कि जो है वो जगह जो है कहाँ है, ये डेट जो है फर्ज किया फलान ही फलान, ठीक है, कोई भी तो पोस्ट स्क्रिप्ट हुआ बाद में शामिल होने वाली तहरीर। और जाहिर है आपको पता है कि मेल्स वगैरह में आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें तो वी कैन चेंज दैट थिंग वेरी इजीली। इन दिस केस राइट, पोस्ट स्क्रिप्ट लेटर लिखने के बाद आप थोड़ा सा आप कहते हैं इंस्टेड ऑफ री राइटिंग व्हाई नॉट टू गो फॉर दिस थिंग, हम कहते हैं इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं पीएससी, जाहिर से बात क्लियर हो जाती है। ये आपके हैं ऑप्शन। आउट ऑफ दीज ऑप्शन पार्ट्स उसने एग्जाम में मैंने आपको बताया कि रूटीन में जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें ऑप्शनल पार्ट्स में से कि आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट एम्प्लॉय नोटेशन और कॉपी नोटेशन। देयर मेलिंग नोटेशन का तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। पोस्ट स्क्रिप्ट भी आमतौर पर मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ता, आपको सिंपल सिचुएशन में आपने लिखना। तो दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरी इज देयर, ठीक है। तो अगर आप इन जो है फिर इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि लेटर की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं। और ये आप ठीक मानने का माइंड के इसमें आपके पास आईसीएमए की किट वगैरह होगी एमसीक्यूज की, वो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन वही है कि अगर आपकी बेस ही ठीक नहीं है तो फिर तो इट्स जस्ट फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अब बात बुक्स में ये देखा गया, बुक्स में कई दफा आंसर गलत होते हैं, ठीक है। ए की जगह बी लिखा, बी की जगह सी, तो स्टूडेंट ने उसको भी रट्टा लगाया होता है, फलां सवाल का फलां जवाब है। यार व्हाट नॉनसेंस। आप अपना कॉन्सेप्ट ठीक करके अगर बुक में कोई गलती है या गलती से कोई चीज गलत लिखी गई है तो यू नॉट सपोज टू क्रैम दैट, स्टिक टू दैट, आप अपना रखें। फर्स्ट का उसने लिखा कि एम्प्लॉयर नोटेशन जो है ये उस चीज को कहते हैं कि जो कि लेटर के एंड पे लिखी जाती है। तो आप कहेंगे नहीं यार ये तो साउंड इलॉजिकल, हाउ, ये कैसे हो सकता है। एम्प्लॉयर नोटेशन तो फलां बंदा कह रहा था जो चीज आप उसके साथ बंद करते हैं वो होती है, तो ये इसका आंसर तो पोस्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने मतलब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती, पेपर में वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि स्टूडेंट जिस दायरे में घूम रहा होता है, बस क्या लेटर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और उससे पता नहीं कि बस जैसे हमने भी बातें की इसमें से मुमकिन है उससे आधे सवालों को पता ही नहीं होगा, इस तरह सवाल पूछते हैं। इंशाल्लाह ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और उसमें फिर कोशिश करें कि हमारा आपस में भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाए, तो उसमें कोई आपसे कोई क्वेश्चन हो, मसले मसाले। लेकिन बात वंस अगेन द थिंग आई एम हैंगिंग आउट फॉर इज कि ट्राई टू बी क्लियर अबाउट योर टॉपिक्स, जो उनको क्लियर करें इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग, कौन सी बुक है, किस टीचर के नोट्स हैं, कौन सी साइट से आपने पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज क्लियर होनी चाहिए। इस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आंसर देना बड़ा आसान। वरना मनसून जी कहते ये क्या सवाल हो जी, ये जो उसने शादी के बाद या फलाम फंक्शन की उन्होंने डेट बदली और नई जगह का नाम कहते हैं पोस्टस्क्रिप्ट है या क्या है, जाहिर है अगर इफ यू आर क्लियर इट्स वेरी सिंपल, अदरवाइज इट मुश्किल लगता है। ठीक है डेज, तो इंशाल्लाह आई डू एक्सपेक्ट कि फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह स्ट्रेंथ मस्ट बी गुड। आज तो हमारे साथी बहुत कम थे, आज तो लगता है वो कहते कम्युनिकेशन जो है टू वे होता है, तो आज तो सॉर्ट ऑफ वन वे ही था। कि जैन और हाशिर का बहुत बहुत शुक्रिया, देवर से ओके, थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह, इफ आई रिमेन इन लाइफ, सी यू टुमारो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बस सर हो गई।